नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं आपके ही सवाल लेकर। तो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के जवाब तो तैयार ही हैं, वो हमें जवाब जरूर देते हैं, उनके पास हर बात का जवाब है। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज जो सवाल मैं लेके आई हूँ वो अपने ही परिवार के लोगों के सवाल है जो हमें YouTube पे कमेंट करते हैं कि हमारे इस सवाल का जवाब आप हमें कैमरे के सामने दीजिए। प्रोफेसर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, घर को लेकर। घर हर इंसान बनाना चाहता है। जब इंसान घर बनाता है तो उससे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना पाता, अपने ही तौर तरीके से बना लेता है। क्या प्रोफेसर, अगर घर का गेट टी पॉइंट पे हो तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने जी। घर का गेट अगर टी पॉइंट पे हो तो उसका प्रभाव क्या होता है? जी शिफाली जी, वैसे तो मैं साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं बिना साइंटिफिक रीजन से बात नहीं करता। हम बोलते हैं टी पॉइंट का घर अच्छा नहीं होता, टी पॉइंट का घर अच्छा नहीं होता, टी पॉइंट का घर अच्छा नहीं होता। अगर मैं ग्रहों के साथ मैच करूंगा तो लोग कहेंगे यार समझ नहीं आया। जी। क्योंकि लोग क्या जानते ग्रहों के बारे में, आम जनता, जो मेरा आम परिवार है वो क्या जानता है कि क्या टी पॉइंट, कौन सा ग्रह कैसा। जनरल बात बताता हूँ, जनरल बात से आपको बहुत जल्दी समझ आएगी। गली के सामने से घर हो तो उसका प्रभाव क्या होता है? गली के सामने से, गली में कोई भी आ सकता है, रिक्शे वाला, कूड़े वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई ऑटो वाला, कोई भी इंसान सामने आता तो आपका घर बिल्कुल सामने होता है, बिल्कुल सामने। अगर सामने गेट हो ना तो कई दफ़ा घर की स्त्रियां कभी कुछ कर रही होती हैं, कभी कुछ कर रही होती हैं, किसी की नज़र पड़ती है, किसी की नज़र कैसी होती है कैसी नहीं होती। कोई इंसान अच्छे भी नहीं होते, कुछ चोर चक्के भी होते हैं जो कि गली में गुजर रहे हैं रात को चोरियां करते हैं। कोई इंसान बुरा होता है, कोई इंसान बहुत अच्छा होता है। अच्छे इंसान तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ, जो ज्योतिष का प्रॉब्लम देखते हैं वो ज़रूर अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके दिल में डर होता है, भय होता है कि हमसे बुरा कुछ ना हो जाए। देखिए, जो इंसान ज्योतिष को मानते हैं, शिफाली जी, ज्योतिष को मानना जी हर इंसान के बस की बात नहीं होती। जी बिल्कुल। ज्योतिष को मानना हर इंसान कैसे मानता है? क्योंकि वो दिल से डरता है, वो भगवान का नाम लेता है, वो कहता है कि यार नहीं, मैं ये काम करूंगा तो उसमें मेरे को ये पाप लगेगा। इसलिए जब कोई इंसान डरता है वही ज्योतिष को मानता है। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, बात आई ज्योतिष की तो मैंने ये सवाल पहला क्यों उठाया, क्योंकि आपने आज टावल लगा रखे हैं शनिदेव के। तो मैंने सोचा कि सबसे बड़े ग्रह हैं, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, क्यों ना इनकी बात ही सबसे पहले कर ली जाए। तो मेरे मन में भी यही सवाल आया। तभी आपने कहा कि ज्योतिष हर इंसान नहीं मान सकता है। जो ज्योतिष करते हैं, जो बिलीव करते हैं वाकई भगवान है, जो बिलीव करते हैं साइंस है, वही ज्योतिष को मानते हैं। हाँ, देखिए शिफाली जी, सबसे पहली बात, ज्योतिष को वो इंसान मानते हैं जो भगवान को मानते हैं। पहली बात तो ये है, जो इंसान भगवान को मानते हैं वही इंसान किसी न किसी, हर इंसान की दिल की बात जानते हैं, अंदर की बात जान लेते हैं। तो उनको ये पता होता है मेरे लिए अगर मैं कुछ आज खराब चल रहा है ना कहीं मेरा कोई ग्रह तो नहीं खराब हो गया। जी देखिए, वो डरते हैं भगवान से। जी बिल्कुल। इसलिए वो अच्छे होते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। तो गली में से हर इंसान गुजरता है, वो सामने देखता है उस घर में आज ये चीज़ रखी या कोई चीज़ नहीं, चाहे कोई भी डेली जाने वाला हो, वापसी आने वाला हो। इसलिए टी पॉइंट के ऊपर घर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये तो मैंने बताया आम बात, क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या, साइंटिफिक, जब तक मैं साइंटिफिक रीज़न ना बता दूं, शिफाली जी पता कैसे चलेगा? ये जो हमारा एपिसोड है सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, ये पता आपको कैसे चलेगा कि आपके अंदर की रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई, उसको हम बाहर निकालते हैं इस एपिसोड के जरिए। जी हाँ जी शिफाली जी, कुछ बोल रहे थे? जी प्रोफेसर, अभी आपका सवाल जो जवाब है वो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन
जब आप जवाब देते हैं ना तो मेरे मन में और सवाल उठ के खड़े हो जाते कोई हैं। बात नहीं, आज जितने भी सवाल है जो मर्जी पूछ लीजिए, आपको जवाब साइंटिफिक रीजन से मिलेगा। जी प्रोफेसर साहब, तभी तो मैं आपको गुरुजी बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय। क्योंकि मुझे पता है कि हर बात का जवाब आपसे मिल सकता है। तो प्रोफेसर साहब, बात आती है दूसरी भी, साथ में शायद इसका जवाब साथ में ही जुड़ा हुआ हो। हम कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं तो हम एक शिवा की गद्दी रखते हैं, भोले शंकर जी की गद्दी होती है। तो आप जो है ना टॉवल अब चेंज करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप शायद कैमरे के सामने चेंज कर रहे हैं या फिर आप कभी ज्योतिष करते हैं तब भी टॉवल चेंज कर लेते हैं। नहीं शिवाली जी, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ वाइट ही टॉवल रखता हूँ। अभी मैंने बाजू पे भी वाइट रखा हुआ है। ये ना हमारा जो कैमरामैन है, डायरेक्टर है, वो बोलता है पिक्चर वाइट, आपके कपड़े भी वाइट होते हैं तो पिक्चर अच्छी नहीं आती। जो आपकी बैकग्राउंड है उसमें भी थोड़ा सा वाइट कलर है, तो इसको चेंज कर लिया करो, पिक्चर अच्छी आती है। ये तो मैंने पहले ही बताया। मैं ये पिक्चर के वक्त ही लगाता हूँ, जब अपना हमारा एपिसोड होता है तो हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं। 10-12 कलर के लेके आया हूँ ताकि अलग अलग कलर के हम लगा दें। क्योंकि पता क्या होता है, ज्यादातर लोग क्रोमा काटते हैं, हरे रंग का क्रोमा पीछे लगाते हैं, उसमें कोई भी स्क्रीन चिपका देते हैं, वो बनावटी काम लगता है मुझे। मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल काम जो होता है ना, ओरिजिनल, जैसे कि हम खुद कुछ फ्लावर चेंज कर लेते हैं कभी कुछ। अभी कुछ दिनों से यही फ्लावर चल रहे हैं। अब मैं सोच रहा था फ्लावर और कुछ लेके आए, कुछ घर से और उठा लें, क्योंकि मैं फ्लावर बहुत रखता हूं, तो कुछ और उसकी बैकग्राउंड ऐसे लगा दी जाए, क्योंकि हम ओरिजिनल चीज लगाते हैं। शिफाली जी, इसके पीछे ज्योतिष का कोई काम नहीं है। ये 10-15 मिनट के लिए हम लगा सकते हैं, 20 मिनट, आधे घंटे का हमारा एपिसोड होता है, तो आधे घंटे के लिए हमने लगाए हैं। वैसे मैं वाइट को रेफर देता हूँ। वाइट जो होता है धार्मिक के साथ जुड़ा होता है, अध्यात्मक के साथ जुड़ा होता है। आप में जो लाइट पहली जलती है, जो आप भगवान को मानते हो, पहली लाइट जो दिखाई देती है, जो पहली सीढ़ी है, वो वाइट है, यानी कि वाइट लाइट दिखाई देगी। फिर धीरे धीरे जितना गहरे होते जाओगे उतनी गहरी लाइट बनती जाएगी। यानी कि ऐसी लाइट है, जब आप मोक्ष को पाओगे तो उसकी लाइट ऐसी होती है, वायलेट कलर की लाइट होती है। चलो ये तो बाद की बात है, फिर मैं पीछे आता हूँ। ये जो टॉवल है कुछ टाइम के लिए, जैसे कि मैं कहता हूँ ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कलर नहीं पहनना, तो हाँ शादी विवाह है तो आप पहन सकते हो। 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जाना होता है तो पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब भी हमने एपिसोड करना होता है, आपने देखा होगा मूवीज में, कोई पिक्चर में, कोई गाना में, आप देखते हो डार्क कलर की साड़ी डाल रखी है या उसने शर्ट डाल रखी है ब्लू कलर की और ब्लैक ही पैंट डाली होती है, तो जो आप विदाउट कैमरे देखोगे अब वो यार ये क्या मैचिंग करके बैठा है यार, या ब्लू ब्लैक डार्क के साथ डार्क ही पैंट डाल के रखा, यानी कि पिक्चर में अच्छी चीज वो आती है, ओरिजिनल में नहीं आते। इसलिए कैमरे में हमें कुछ अच्छा करना पड़ता है कि हम अच्छी बातें करते हैं, आपको हमारी जो फेस है वो भी अच्छा दिखाई दे। ऐसी बात नहीं है शिफाली जी। जी प्रोफेसर, मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे कि आप चेयर के पीछे वाइट कलर का टॉवल लगाते हैं, वैसे ही डॉक्टर का कलर ग्रीन होता है, जब वो ऑपरेशन करते हैं तो ग्रीन कलर का पहन लेते हैं। जैसे कि वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, वो ब्लैक कलर का कोट पहन लेते हैं। कोई ना कोई तो लॉजिक होता होगा कपड़ों के पीछे, रंगों के पीछे। शिफाली जी, यहाँ पे खुलासा कहते हैं सच कड़वा होता है जी। जब भी हम वकालत करते हैं ना उसमें कोई झूठ बोलने पड़ते हैं। जी, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए वो ब्लैक कोट होता है। इसके पीछे मैं ज़्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा, तो ये ना हो वकील साहब मेरे पीछे पड़ जाए, यार आप ऐसे बोला फिर लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसलिए ब्लैक होता है, जज का जो कलर होता है, जो उसका कलर होता है वो ब्लैक ही होता है, तो ब्लैक उसकी वर्दी है भाई, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन बहुत बड़ा है। चलो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, सूर्य की रोशनी कभी भी ब्लैक के भीतर नहीं जाती, इसलिए जो सूर्य है वो सत्य का रास्ता दिखाता है। तो जितना वाइट पहनते जाओगे आपके भीतर से सत्य की बात निकलेगी, सत्य की बात करोगे आप। जितना ब्लैक ब्लू डालोगे सूर्य की रोशनी उसके भीतर नहीं घुस सकेगी और वो अंदर नहीं जा पाएगी और आप सत्य की राह पर चल नहीं पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान ब्लैक और ब्लू कपड़ा डालता है वो भगवान को नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है। ब्लैक और ब्लू कपड़ा डालता है वो मानता है, जितनी उसको 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी या 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी भगवान को पाके, वाइट कपड़ा उसी आधे टाइम में वो भगवान को पा सकता है। जैसे कि 20 साल की मेहनत पे भगवान मिलते हैं, ऐसे ही वाइट कपड़ा अगर पाना हो तो 10 साल में मिल जाते हैं। यानी कि दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है जो ब्लैक ब्लू कपड़े डालते हैं। हाँ, नीचे अगर अपर में, क्योंकि अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो अपर में हम क्या करते हैं, ब्लैक ब्लू चलता ही है वहां पे तो ऐसा ही होता है, लेकिन
अगर आप नीचे डालते हो तो वाइट डाला कीजिए, जिससे आपका जो ब्लैक कलर है या ब्लू कलर है या डार्क ग्रीन कलर है वो आपके तन को ना टच कर सके, कपड़ों को टच कर सके। जैसे कि मैंने बास्केट डाल रखी है, बास्केट ब्लैक ब्लू कलर की हो सकती है क्योंकि नीचे मेरे वाइट है, ठीक है। इसलिए इस बातों का ध्यान देना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ताकि जितना आप वाइट वेयर करते हो उतने ही आप तरक्की की राह पे जाओगे, आपको संघर्ष कम करना पड़ता है। प्रोफेसर साहब, अभी मेरा दूसरा सवाल आएगा आपके सामने। कुछ लोग पूछते हैं कि सूर्य और बुध की युति कुंडली में है, लेकिन उसका प्रभाव हमने आज तक नहीं देखा कि सूर्य और बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो सूर्य और बुध की युति अगर कुंडली में हो तो इंसान क्या तरक्की करता है? बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने। सूर्य और बुध की अगर कुंडली में युति हो तो इंसान तरक्की करता है जी। 85% कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति होती है, क्योंकि सूर्य के साथ 29 डिग्री साथ साथ चलता है बुध ग्रह, क्योंकि बिल्कुल 29 डिग्री का अंतर है, वो इर्द गिर्द ही घूमता है। बुध आदित्य योग बनता है। लेकिन एक बात मैं जिंदगी में बता दूं, आपको पता होना चाहिए, अगर सूर्य की 15 डिग्री से बुध ग्रह दूर है, यानी कि मान लीजिए बुध ग्रह है 3 डिग्री का और 18 डिग्री का है सूर्य ग्रह, एक घर में बैठे हुए हैं, तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। यानी कि 15 डिग्री की दूरी अगर हो जाए तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। शेफाली जी, सूर्य और बुध आदित्य योग 85% कुंडलियों में होता है, डिग्री वाइज नहीं होता, लेकिन 85% कुंडलियों में होता है जी। अगर सूर्य और बुध आ जाए, कहते हैं ऐसे बंदे बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, दिमाग उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है, और नौकरी पेशा में भी बहुत वक्ता अच्छे होते हैं, जिससे बातचीत करते हैं दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। बुध आदित्य योग जिसकी कुंडली में हो जी। लेकिन बुध आदित्य योग दोनों इकट्ठे एक ग्रह का होना चाहिए, ये नहीं कि तीसरा ग्रह साथ में आकर बैठ जाता है। जब भी तीसरा ग्रह साथ में आकर बैठ जाता है तो बुध आदित्य योग खत्म हो जाता है, वो कट जाता है, कुछ और योग बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए शनि आके साथ में बैठ गया तो बुध आदित्य योग का तो प्रभाव रहा ही नहीं, क्योंकि शनि बुध का भी मित्र है और बुध सूर्य का भी मित्र, दोनों का मित्र है। तो लेकिन सूर्य और शनि की लड़ाई होनी शुरू होगी तो बुध बेचारा बीच में छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ये शेफाली देखना पड़ेगा कि कुंडली में कौन कौन से योग है। अगर बुध आदित्य योग है, दिमाग तेज होता है, इंटेलिजेंसी बढ़ती है। जैसे कि शेफाली जी, कुंडली के मुताबिक अगर मैं खुद की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, 2 ग्रह राहु और केतु। राहु और केतु को कैसे ये ग्रह माना गया या कुछ भी, क्योंकि कहानियों में ग्रंथ हम पढ़ते तो ग्रंथों में बोला था, लिखा था कि सूर्य देव जब वो राहु देव अमृत लेने के लिए देवता बन के सूर्य देव के पास बैठ गए और पास में चंद्रमा थे, तो जब वो अमृत ले रहे थे तो क्या हुआ, क्योंकि अमृत उनके कंठ तक गया, सूर्य और चंद्र दोनों ने पहचान लिया अभी ये तो राहु देव है। तो सुदर्शन चक्कर जो मोहिनी का रूप धारण किया था विष्णु भगवान ने, उसने सुदर्शन चक्कर साथ ही सुदर्शन चक्कर घुमाया, उसकी गर्दन काट गई। तो राहु देव का जो सिर था वो उड़ता गया सूर्य देव के पास पहुंच गया, हंसने लगा, हाँ, क्योंकि हंसना तो था ही कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो अमर हूं भाई, क्योंकि उसके कंठ में अमृत चला गया था। इसलिए जो चंद्र था, चंद्र के पास केतु तरफता रहा भी तुमने मेरा बुरा किया, क्योंकि चंद्रदेव के पास केतु था, क्योंकि वहीं पे थे ना दोनों, तो जो आसमान में उड़ने लगा वो राहु था। इसलिए हमारी गणना ये कहती है जब पृथ्वी घूमती है तो जो पृथ्वी का कट लगता है, यहाँ पे सूर्य और चंद्र, जहाँ पे चंद्र चक्कर लगाता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, यहाँ पे कट होता है, क्रॉसिंग होती है, वहां राहु और केतु को माना गया है। तो दुश्मनी तभी से है राहु देव की, वो ग्रहण तभी लगाते हैं सूर्य देव को। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने बताया था, उसके कारण उनका गला काट गया। इसलिए केतु चंद्र को ग्रहण लगाता है और राहु सूर्य देव को ग्रहण लगाते हैं। तो इसलिए दोनों की दुश्मनी है। ये तो मैंने साइंटिफिक रीजन से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बात ये होती है कि कोई भी बात अगर मैं बोलता हूँ उसके पीछे साइंटिफिक रीजन और आधार ना हो तो मुझे भी मज़ा नहीं आता बताने का। इसलिए बुध आदित्य योग हमेशा अच्छा ही होता है।
85% कुंडलियों में बुध आदित्य योग होता है, लेकिन डिग्री वाइज कभी नहीं होता। अगर बिल्कुल पास पास डिग्री होती है तो वो बुध आदित्य योग थोड़ा सा खराब भी होता है, तो बुध यहाँ पे अस्त हो जाता है, किताबें कहती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बुध अगर अस्त होता तो 29 डिग्री से घूमता है, बिल्कुल पास में होता है, तो अस्त बुध नहीं होता, उसका प्रभाव कम होता है। इसका मतलब अगर बुध 65% लोगों का बुध अस्त होता है, बहुत ध्यान सुनिए, 60% मान के चलो, तकरीबन ये मैंने तकरीबन बताया। इसका ये मतलब है बुध बुद्धि का कारका, दिमाग का कारका भिन्न। इसका ये मतलब है 60% लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। अगर मैं शिफाली सेंट विजन की बात करूं, जी बिल्कुल, क्यों मैं बिना सेंट विजन से बात नहीं करता जी। इसका ये मतलब 65% लोगों के पास दिमाग नहीं है, बुध उनका अस्त हो गया। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है, बुध का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। वो तो पहले से ही अग्नि ग्रह के पास बैठा हुआ है जी। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका प्रभाव यानी कि ये है, अगर किसी बंदे का दिमाग कम कर रहा है दो तरफ, जैसे कि मेरा मिथुन लगन है, बुध लगन में है, यानी कहने का भाव ये है, और त्रिकोणों के मानक भी लगन में बैठे, दो दिमाग का ऐसा बंदा होता है, दो दिमाग का। यानी कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो पीछे से जब कोई इशारा करता है, इधर मेरा कैमरामैन बैठा है, सामने डायरेक्टर बैठा हुआ है, तो बाहर जब भी आवाज़ आती तो मैं सुन लेता हूँ, मेरा ध्यान चारों तरफ है, तो मैं ये बातें सुन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। तो सूर्य मेरा दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो बुध मेरा पहले घर में बैठा हुआ है, यानी कि दोनों की दूरी का फर्क है। तो जो इंसान का बिल्कुल पास पास होता है, सूर्य के पास होता है, उनका दिमाग थोड़ा सा कम होता है, उनको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। कोई आ रहा है, उनको थोड़ा सा गैप डालना पड़ता, ग्रहों से गैप डल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम स्टोन धारण करते हैं, उंगलियों में वो तीसरे घर में पहुंचता है, गले में धारण करते हैं तो वो लगन में पहुंचता है। इसका ये मतलब आप दोनों को अलग अलग करना चाहते हो तो बुध का स्टोन इधर डाल लीजिए, सूर्य का स्टोन इधर डाल लीजिए, लेकिन बुध और सूर्य दोनों कुंडली में मित्र होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कहा सूर्य अगर कहीं कुंडली में मार्केश है तो बुध मित्र होगा, तो ये भी देखना पड़ेगा। कुंडली में बहुत सारी बातें हैं जिनको जानकर बहुत कठिन है कुंडली देखनी। मैं आपको बताता हूं, हर इंसान कुंडली नहीं देख सकता। देखिए, कहने की बात वही आ गई, ग्रह तो सात थे, 2 ग्रह साथ में जुड़ गए, 9 ग्रह और 12 राशि, सिर्फ और सिर्फ 12 ग्रह। और ये जो कहते हैं 84 का चक्कर है, 1284 होता है भाई, और 9 ग्रह के साथ में जुड़ते हैं तो 12 9 108 होता है, माला पूरी होती है। और 84 के चक्कर को दूर करने के लिए 108 की माला बनाई गई है, 9 ग्रह साथ में डालकर। बहुत ध्यान से सुनने मेरी बात। तो इस चक्कर को दूर करने के लिए कोई भी ऐसा गणनायक नहीं है जो कि पूरी गणना कर सके। है तो कुछ भी बात नहीं, लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा कठिन है। कौन सी राशि में पड़ा है, कौन से नक्षत्र में पड़ा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन से घर का मालिक है, उस घर में कौन ग्रह बैठा है, उस घर को कौन देख रहा है, उस घर का मालिक को ग्रहण तो नहीं लगा हुआ, वो नीच का तो नहीं है, उच्च का तो नहीं है, 60 सती तो नहीं चल रही, ढैया तो नहीं चल रहा, क्या कुछ नहीं है कुंडली में भाई। देखना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आपको जब देखना इंसान को कब आता है, जब वो आंखें बंद करता है, कहता है तेरा काम हो जाएगा। तो पता नहीं यहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है। कुंडली देखनी बहुत ज़्यादा कठिन है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बुध आदित्य योग के बारे में बताया, तो प्रोफेसर मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे कि हमारे सम ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, वो वक्री हो जाए तो उनका क्या प्रभाव रहेगा कुंडली में? अगर बुरे ग्रह वक्री होते हैं तो उनका क्या प्रभाव रहेगा? शेफाली जी, मान लीजिए, साइंटिफिक समझाऊंगा मैं। जी मुझे पता है तभी तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब कि आपके अलावा कोई बंदा या कोई भी जोशी मुझे ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। अभी आपने बोला कि मेरे 2 दिमाग हैं, मेरा चारों तरफ ध्यान रहता है। आपका ध्यान इतना रहता है कि मेरे अगर दिल में बात चल रही है तो आपकी जुबान पे होती है। तो ऐसे जोशी हैं आप। कई बार तो आप कुंडली भी नहीं देखते, ऐसे ही बता देते हैं कि आप इस वजह से आए हो हमारे पास में। तो प्रोफेसर ये बातें मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जो बातों का जवाब आप मुझे साइंटिफिक रीजन से देते हैं ना, वो बातों का जवाब मुझे आज तक कहीं से भी नहीं मिला। शिवाली जी, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। जी। कुंडली में पहले मैं आप सबको बता दूं मार्केश घर कौन से होते हैं। दूसरा घर और सप्तम घर मार्केश होते हैं। बुरे घर कौन से होते हैं? 6 8 12 ग्रह घर बुरे होते हैं। अकारक यानी कि और भी बुरे कौन से होते हैं? 11वां और तीसरा घर भी बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। 11वां
छठे से छठा, तीसरा, अष्टम से अष्टम, ये भी अच्छे नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है जो मैं बात बताने वाला हूं। मान लीजिए छठे हाउस का मालिक अगर मेरे घर में, यानी कि जो मुझे रोग देता है, ऋण देता है, मेरा शत्रु है बहुत बड़ा, मान लीजिए मेरा शत्रु है, वो मेरे घर की ओर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, इसका यह मतलब या तो मुझे दबाने आएगा या मुझे नुकसान देने आएगा जी। अगर वो अपने घर से निकला, पीछे वो जाने लगा, फिर तो मेरे लिए अच्छा भी, दुश्मन तो बैग जा रहा है, बैग जा रहा है। हाँ, अगर कोई मुझे फलों की टोकरी लेके देने आ रहा है, क्योंकि पंचम घर का मालिक, नौवें घर का मालिक, एक टोकरी भरी है, सोना चांदी से भरी हुई है, वो मेरे घर की ओर आ रहा है, मेरे को देखने के लिए, प्रोफेसर देने के लिए, तो इसका मतलब पुष्पाली जी बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। अगर वो टोकरी लेके पीछे मुड़ गया तो वो खराब किसी और को दे देगा जी। ये साइंटिफिक से समझाया मैंने। इसलिए जो अच्छे ग्रह होते हैं वो वक्री कभी अच्छे नहीं होते, जो बुरे ग्रह वक्री होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, वो हमारे दुश्मनी ना करे, वो पीछे जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसका ये मैंने आपको साइंटिफिक से समझाया, ये अच्छा होता है, ये बुरा। और वक्री ग्रह, कुछ लोगों का ये कहना है कि वक्री ग्रह पिछले घर का प्रभाव देते हैं, ये गलत है। वक्री ग्रह अगर पिछले घर का प्रभाव देते, वक्री कौन सी डिग्री में है, अगर 1-2 डिग्री से ऊपर है फिर वक्री है, तब तक पिछले घर का प्रभाव नहीं देंगे। अगर डिग्री नहीं है, सिर्फ कला और वीकला है, मिंट कला और वीकला अगर है, तो इसका मतलब पिछले घर का प्रभाव वो जरूर देगा, क्योंकि 4 कुंडली में वो पिछले घर का ही आएगा शेफाली जी। तो इसलिए 4 कुंडली में तो कई दफा तो ऐसा होता है 3-4 डिग्री का, वो तो तब भी पिछले घर दिखा देते हैं, क्योंकि 4 कुंडली तो ऐसे ही बनाई जाती है। 4 कुंडली में ये पता चल जाता है, जो बंदे ज्यादा बरीकी गणना नहीं ना करते, वो 4 कुंडली देख लेते कौन आ गया कौन पीछे जा रहा है। तो शेफाली जी, ये जो प्रभाव होते हैं पिछले घर का प्रभाव वो तभी देते हैं जो अगर 1 डिग्री या 1 डिग्री से पीछे हैं, वो वक्री जा रहे तो पिछले घर का प्रभाव वो दे रहे हैं। अगर अच्छा ग्रह आपका खराब है, घर में बैठा हुआ है, 1 आधी डिग्री में गया है, तो वो वक्री है, इसका मतलब वो अच्छे घर का प्रभाव जरूर देगा। बहुत सारी बातें शेफाली जी, जब तक हम कुंडली को अच्छे ढंग से जानते नहीं, उसके बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे लोग हैं जो आप खुद की पढ़ाई करते हैं, खुद ही करने लगते हैं, मेरे ही एपिसोड सुनते हैं, मेरे से ही आगे ज्योतिष बोलने लगते हैं, मैंने जी, आपसे आगे सवाल करते हैं। और मैं कहता हूं भाई, बहुत कोसों दूर हो आप ज्योतिष से, ये सत्य है, कोसों नहीं लाखों दूर हो आप ज्योतिष से। मैं भी हजारों दूर हूं ज्योतिष से भाई। इतनी खोज करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है अभी मैं खोजी बन रहा हूं। जब तक मैं खोजी बना रहूंगा तब तक मैं खोज करता रहूंगा। जब मेरे को पता चल गया मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, फिर ज्योतिष में से जो थोड़ी मोटी है वो भी भाग जाएगी, फिर मैं श्रेष्ठ बन के उतनी 2-4 बातें लेके बैठा रहूंगा। इसलिए हर इंसान को सीखना चाहिए, सीखने की लालसा रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान को श्रेष्ठ नहीं बनना चाहिए, फिर वो नाम का श्रेष्ठ रह जाता है, काम का श्रेष्ठ नहीं रहता। हाँ, श्रेष्ठ बनना चाहता हूं खोज कर करके मैं, तो वो मेरी खोज अभी तक 25 साल ही हुए, 24-25 साल ही हुए हैं, तो चल रही है, क्या पता कब तक चलेगी। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की ज्योतिष की कि सीखने की लालसा होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपने देखा है कि शनि की राशि अगर कुंभ राशि का कहीं गुरु आ जाए तो इंसान को सीखने की इच्छा लगी रहती है। प्रोफेसर साहब, आ जाइए फिर ज्योतिष के ऊपर। आपने बोला कि ज्योतिष सीखनी बहुत ज़्यादा कठिन है, तो फिर हम बात करते हैं ज्योतिष की। प्रोफेसर साहब, जो कुंडली है वो हमें लगन चार्ट से देखनी चाहिए, चंद्र कुंडली से देखनी चाहिए, सूर्य कुंडली से देखनी चाहिए, यानी कि मेरे कहने का भाव है कि सुदर्शन चक्र देखना चाहिए इंसान को, कैसे कुंडली देखनी चाहिए? नमाज देखना चाहिए। जी, बहुत कुछ आ जाएगा अभी आप अष्टक वर्ग बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे दशा महादशा बोलेंगे, नक्षत्र बोलेंगे में देखना चाहेगा मुमताज कहाँ पे बैठा हुआ है, केपी देखनी चाहिए या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही, मतलब कहने का भाव कि सुदर्शन चक्र देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? शेफाली जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कुंडली कैसे देखनी चाहिए। सुदर्शन चक्र कैसे बनता है, पहले आप ये जानिए। सुदर्शन चक्र बनता है पहले लगन से। आप एक चक्र बना लीजिए, लगन कुंडली जो आपकी है वो बना लीजिए। उसके बाद उसके नीचे बना लीजिए चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली के ग्रह सभी भर लीजिए। उसके बाद भर लीजिए सूर्य कुंडली, यानी कि सूर्य को लगन बनाइए, फिर सूर्य, ये सुदर्शन चक्र बनता है।
यानी कि अगर लगन कुंडली में गोचर के ग्रह आपके कहाँ कहाँ 6, 8, 12 में चल रहे, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो आपके शरीर को तकलीफ होगी। अगर चंद्र कुंडली से आपके ग्रह खराब चल रहे हैं गोचर में, जिसे राशि बोलते हैं, चंद्र कुंडली से राशि बनाई जाती है, तो आपकी मन की अवस्था बताती है, तो आपकी मन की अवस्था अच्छी नहीं रहेगी। अगर सूर्य कुंडली से बनाए जाते हैं गोचर, तो आपकी आत्मा तड़पती रहेगी। आत्मा का कारका है सूर्यदेव, पिता का कारका है सूर्यदेव, चंद्र का कारका है माता। यानी कि माता, चंद्र कुंडली से माता भी, आपका मन भी। सूर्य कुंडली से पिता का काम क्यों नहीं चल रहा, सूर्य कुंडली से पता चलेगा। ये सुदर्शन चक्र की बात की शेफाली जी ने, जो मैंने आपको बनानी सिखाई। तो उसमें गोचर के ग्रह भरने चाहिए कि गोचर के ग्रह कहाँ कहाँ ये सुदर्शन चक्र पूर्ण होता है, अगर हम ये देखते हैं तो। फिर इन्होंने बोला हमें अकेली कुंडली देखनी चाहिए, चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली अकेली देखनी चाहिए, कि गुरु कुंडली देखनी चाहिए, कि पढ़ाई भी हमारे हाथ में होंगी या नहीं होंगी जी। बुजुर्गों का कितना कुछ साथ रहेगा हमारे ऊपर। फिर नमांश देखना चाहिए, पत्नी हमारी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा हमारा जीवन साथी, नमांश भी देखना चाहिए। कुंडली का 9वां हिस्सा, जिससे हम डेली इनकम देखते हैं, जिससे हम पार्टनरशिप भी देखी जाती है। कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए, पहले तो आप D1 चार्ट यानी कि लगन चार्ट ही बनाना सीख लो। अगर बनाना आ गया, पढ़ना सीख लो, बाकी चार्ट की तो बहुत दूर की बात है। लगन चार्ट को इतना आप अपने नस नस में भर लो ताकि कुंडली देखते ही पता चल जाए। शनि आपका 12वें घर में चल रहा है, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी दोस्त आपको कोई ना कोई गलत इल्जाम में फंसा ना दे। 8 हाउस में चल रहा है तो वो जरूर फंसाएगा। राहु चल रहा है तो षड्यंत्रकारी होगा। सूर्य चल रहा है तो जॉब में थोड़ी सी परेशानी आएगी। देखिए, ये जो गोचर है, जब तक आप D1 यानी कि लगन कुंडली को समझोगे नहीं, तब तक आपको कुंडली के बारे में नहीं जान पाओगे। चार्ट तो दूर की बात है, कौन सा चार्ट देखें शेफाली जी। जी। हम सारस्वती देखते हैं, सुदर्शन चक्र में सारस्वती बहुत काम करती है। जब सब कभी लगन में शनिदेव आ जाते हैं तो घर परिवर्तन जरूर करवाते हैं, सोने वाली जगह जरूर परिवर्तन कराते। अगर कहीं चौथे घर में आ जाए लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली में अगर शनि 12वें घर में आ गए तो सारस्वती शुरू हो जाएगी। तो दूसरे घर में यानी कि जब लगन में आएगी तो सिर के ऊपर शनिदेव चल रहे हैं, चंद्र के ऊपर से। ऐसे लगन के ऊपर से जब शनिदेव निकलते हैं तब भी इंसान की सेहत खराब, परेशानी, बहुत कुछ, हर चीज होगा। लेकिन शनि दुश्मन है या दोस्त है, ये देखना पड़ेगा जी। शिवाली जी, दोस्त है फिर तो नुकसान नहीं करेंगे, अगर कहीं दुश्मन है तो बस चलो वो बात की बात है। पूरी दुनिया सारस्वती देखती है चंद्र कुंडली से, जी। सूर्य कुंडली को भूल जाती है। जी बिल्कुल, वो ज्यादा खराब है। वो बहुत, चंद्र से भी ज्यादा सूर्य कुंडली से शनि खराब होते हैं, ये आप कभी नोट नहीं करते। कामकाज खत्म हो जाता है। पिता के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा मैं, जब कभी सूर्य कुंडली में शनि ऊपर से गुजरता है तो सबसे ज्यादा खराब सूर्य कुंडली को करता है। तो ये हम कभी भूल ही जाते हैं। कुंडली को तभी बोलता हूं, पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है शेफाली जी। जी प्रोफेसर साहब, अभी समय जो है इजाज़त नहीं देता, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं, तो आपने कोई उपाय भी नहीं बताया कि सारस्वती के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सूर्य बुध आदित्य योग है, अगर ख़राब चल रहा है, आपका कुछ नहीं बन रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, आप अच्छे वक्ता नहीं बन पा रहे, अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। इस एपिसोड को हम प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि अभी सवाल जो हैं कमेंट में बहुत ज़्यादा हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और मेरे सवाल भी जो है मन में उठते रहते हैं। तो आपने इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि हम दूसरा एपिसोड आपके लिए लेके आएँ, ऐसे ऐसे नए वीडियोस हम लेके आए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए एपिसोड लेके आते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।